हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान। स्वागत है आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने नीट और सीईटी एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है 12th साइंस के बाद उसका सिलेबस शुरू किया है, उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस करना शुरू किया है। तो हमने पहला हमारा टॉपिक शुरू किया सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हमने जस्ट पहले जो 10 क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन वो कैसे आ सकते हैं, कैसे हो सकते हैं और उसके आंसर्स क्या है, यह हमने स्टडी किया। हम हर एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पार्ट 1 में स्टडी किए थे। अभी ये जो आज सर्कुलेशन का दूसरा लेक्चर है ये पार्ट 2 है और इसमें हम 10 क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। तो इसीलिए आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन का इंट्रोडक्शन तो हो गया, चलो उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन स्टडी किए। आज हमको स्टडी करना है सर्कुलेशन इस टॉपिक का जो सब टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कॉम्पोजिशंस कौन कौन से, इसके ऊपर आज हम 10 क्वेश्चन स्टडी करने वाले। तो मैं पहले यहां पे टॉपिक लिख देता हूं। हमारा लेक्चर जो है वो नीट और सीईटी एग्जाम के लिए है। नीट सीईटी, सीईटी फिर स्टेट सीईटी होती है। महाराष्ट्र में जैसे महाराष्ट्र सीईटी है वैसे अलग अलग स्टेट में स्टेट सीईटी होती है। सिलेबस में कुछ डिफरेंस नहीं होता है ज़्यादा। लगभग सभी जो साइंस का सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया उसमें वो सिमिलर सिलेबस है, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होते। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलेशन। इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसी टॉपिक को हम ह्यूमन सर्कुलेशन भी बोलते हैं। इसी टॉपिक को हम ब्लड सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। तो सर्कुलेशन में जो हमारा सब टॉपिक है आज जिस टॉपिक के ऊपर आज हमको क्वेश्चन स्टडी करने हैं वो टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड के कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। देखो ब्लड हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया कि ब्लड मेसोडर्मल ओरिजिन का है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है उसका पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, साल्टी होता है, पीएच है उसका 7.4। लेकिन ये जो ब्लड है, ब्लड कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हमारा पहला क्वेश्चन है ब्लड इज कंपोज ऑफ डैश डैश एंड डैश डैश कंपोनेंट। इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं ब्लड इज कंपोज ऑफ। ये हमने 12th साइंस में जो हमारा रेगुलर लेक्चर होता है उसमें स्टडी किया हुआ है, रेगुलर सिलेबस में स्टडी किया हुआ है। ब्लड इज कंपोज ऑफ एंड तो आपके लिए 4 ऑप्शन यहां पे हो गए। उसमें से एक जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो अभी हम ऑप्शन डिस्कस नहीं करने वाले, ऑप्शन के ऊपर नहीं जाएंगे। एक बराबर ऑप्शन होगा, 3 रॉन्ग हो गए वो लिखेंगे, फिर हम तो डायरेक्टली उसका आंसर क्या है उसका एक्सप्लेनेशन करने वाले। ब्लड इज कंपोज ऑफ 2 कंपोनेंट है ब्लड के मेन, प्लाज्मा एंड कॉर्पुस्कल्स। प्लाज्मा एंड कॉर्पुस्कल्स, ब्लड ये इन दो कंपोनेंट से बना हुआ है। ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पुस्कल्स। प्लाज्मा वाटर ही है, प्लाज्मा इज जनरली मेड अप ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक and inorganic components are present in the plasma, while corpuscles are granular structure, they are also known as blood cells। उसको blood cells भी हम बोलते हैं। 3 प्रकार की corpuscles होती है, 3 टाइप्स की corpuscles होती है। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में लेने वाले हैं। तो चलो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन कि ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड कॉर्पुस्कल्स। आंसर में आएगा प्लाज्मा एंड कॉर्पुस्कल्स।
अभी ये जो प्लाज्मा है इसका प्रोपोर्शन कितना है ब्लड में, तो इसलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं प्रोपोर्शन ऑफ प्लाज्मा इन द ब्लड इज, कितने परसेंट में उसका प्रोपोर्शन है। तो यहां पे अगर मैं ऑप्शन देता हूं आपको, चलो ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा इसलिए देता हूं, 40%। ऑप्शन बी में मैं लिखता हूं, यहां पे ऑप्शन में मैं लिखता हूं, ऑप्शन ए में लिखता हूं चलो 40%, ऑप्शन बी में लिखता हूं 45%, ऑप्शन सी में लिखता हूं 50% एंड ऑप्शन डी में लिखता हूं उसमें तो 55%। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, द proportion of plasma in the blood that is 55%। 55% में ये जो प्लाज्मा का प्रोपोर्शन है वो ब्लड में होता है, इसलिए द आंसर इज। लेकिन क्या है कि ये टिपिकल आंसर भी हमारे ध्यान में नहीं रहते, इसीलिए जब एग्जाम होती है तो उस एग्जाम में हम क्या नहीं कर सकते, वो हम कुछ ना कुछ गलत है ऑप्शन लिख देते, 45 लिख देंगे क्योंकि हमारे ध्यान में तुरंत से आ जाता है कॉर्पस्कल्स का, लेकिन हम कॉर्पस्कल्स का प्रोपोर्शन को हम ब्लड प्लाज्मा का प्रोपोर्शन मान लेते और आंसर में लिख देते 45%, तो फिर स्कोरिंग नहीं होता है इससे। तो इसलिए आपको टिपिकल आंसर है और वही आंसर आपको मालूम होना चाहिए, उससे रिलेटेड फिर तीसरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अभी जैसे प्रोपोर्शन ऑफ प्लाज्मा इन द ब्लड वैसे ही क्वेश्चन तैयार हो जाता है, प्रोपोर्शन ऑफ कॉर्पस्कल्स इन द ब्लड इज, दैट्स व्हाई मैं यहां पे लिखता हूं प्रोपोर्शन ऑफ कॉर्पस्कल्स इन द ब्लड, proportion of corpuscles in the blood is, अभी ये कॉर्पस्कल्स का प्रोपोर्शन कितना है, 45% में ये कॉर्पस्कल्स ब्लड में होती है, 45%, इट इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 45%। 45% में ये जो कॉर्पस्कल्स है ये कॉर्पस्कल्स ब्लड में होती है। अभी देखो आगे का क्वेश्चन क्या है कि ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा इसका कलर कैसे होना चाहिए या फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आगे वाला क्वेश्चन लिखता हूं। एक्चुअली ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, ये हमारा 12वां क्वेश्चन है, ये हमारा 13वां क्वेश्चन है, क्योंकि 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है वो हमने पिछले वाले लेक्चर में स्टडी किए हैं। वो पहला पार्ट था हमारा सर्कुलेशन का, आज का ये दूसरा पार्ट है। इसलिए जिन स्टूडेंट ने वो पार्ट नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, वो उस वीडियो को देखे ताकि 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है वो आपके ध्यान में आ सके। और वो देखने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो हमारा आगे वाला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का, अभी प्रोपोर्शन, ये तो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, प्लाज्मा का भी हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, कॉर्पस्कल्स का भी। अभी हमको प्लाज्मा की प्रॉपर्टी के ऊपर लेना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर देता हूं, डैश डैश, उसको हम बोलते हैं इज स्ट्रॉ कलर्ड। कलर्ड कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर होता है। देन स्लाइटली अल्कलाइन and viscous fluid, स्लाइटली अल्कलाइन भी है, विस्कस फ्लूइड भी है, स्ट्रॉ कलर का है। तो कॉर्पस्कल्स है क्या, नहीं कॉर्पस्कल्स तो नहीं है, तो कौन सा ब्लड का कंपोनेंट है, वो स्ट्रॉ कलर का है। तो प्लाज्मा is slightly alkaline, it is straw colored, it is viscous fluid है, straw colored का है और slightly alkaline है। कौन है, तो प्लाज्मा, ये जो कंपोनेंट है ये straw colored है। उसके बाद जो प्लाज्मा में जो कंपोनेंट्स है, अभी प्लाज्मा में भी तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट हो गए, तो प्लाज्मा के जो कंपोनेंट है उसके ऊपर आगे वाला क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। क्या हो सकता है प्लाज्मा के, हमने देखा, हमको मालूम है प्लाज्मा जो है वो मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर, 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा बिकम वाटर एंड रिमेनिंग 8 to 10% बिकम अदर ऑर्गेनिक components, inorganic components, enzymes, proteins, etc. ये सब
जो है वो 8 से 10% में होते, इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे तैयार होगा, प्लाज्मा कंस्टिट्यूट भी हम बोल सकते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूट 90 to 92% वाटर, 8 to 10%। ये भी आपको ध्यान में रखना है, खाली इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लाज्मा कंटेंट डैश डैश परसेंट वाटर, 90 to 92% वाटर, 8 to 10% ऑफ सॉल्यूट्स। उसमें जो डिजॉल्व मटेरियल है वो 8 से लेके 10% तक है, 8 to 10% ऑफ द सॉल्यूट्स फ्रॉम विच मीन्स फ्रॉम सॉल्यूट्स। और या हम उसको ऐसे भी बोल सकते, मोस्ट ऑफ विच आर, यानी सॉल्यूट में जो है उसमें मोस्ट ऑफ कौन है, सॉल्यूट में तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ विच सॉल्यूट्स आर, मोस्ट ऑफ विच आर। अभी देखो यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है और कंफ्यूज किया जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो प्लाज्मा कंस्टिट्यूट 90 to 92% वाटर, 8 to 10% ऑफ द सॉल्यूट, मोस्ट ऑफ विच सॉल्यूट्स आर, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा एंजाइम, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ऐसा तो कुछ दिया जाएगा, उसमें आपको आंसर मालूम होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स आर प्रोटीन्स, इसमें जो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट्स होते हैं वो प्रोटीन्स है, और उसका कॉम्पोजिशन कितना होता है, 7% में ये प्रोटीन्स होते हैं, 7% में ये प्रोटीन्स होते। तो प्लाज्मा में जो सॉल्यूट्स है वो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स आर प्रोटीन, एंड फ्रॉम 7% जो है प्रोपोर्शन, तो वो प्लाज्मा में प्रोटीन्स का होता है। उसके बाद अभी तो आप देख लो कि ये प्लाज्मा के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन हो गया, तो उसके बाद जो आता है ब्लड कॉर्पस्कल्स आते हैं। देखो ये प्लाज्मा के ऊपर 4-5 क्वेश्चन हमारे हो गए, अभी ब्लड कॉर्पस्कल्स के ऊपर आते हैं। तो रेड हमको मालूम है, हमने पढ़ा है 3 प्रकार की कॉर्पस्कल्स है, आरबीसीज है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, डब्ल्यूबीसीज है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, एंड प्लेटलेट्स। तो ये जो 3 कॉर्पस्कल्स है उसमें अभी हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो पहली वाली है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आरबीसीज भी बोलते हैं। तो आरबीसीज हम ऐसा लिखते हैं यहां पे। तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर आल्सो कॉल्ड एज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को ही क्या बोलते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हो गए, उसमें तो कहीं तो ऑप्शन में आंसर होगा इरिथ्रोसाइट्स। तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर आल्सो नोन एज, उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स यह रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का दूसरा नाम है। अभी ये जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन तैयार होता है। देखो वो जो क्वेश्चन है, तो वो कैसे क्वेश्चन तैयार हो सकता है, डैश डैश आर बाइकॉन्केव, सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स। इसीलिए मैं यहां पे लिख देता हूं। चलो क्वेश्चन लिखते, तभी आपको ध्यान में आएगा। यहां पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जगह बना दी। चलो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, डैश डैश आर। अभी प्रॉपर्टी लिखते, सर्कुलर पहली प्रॉपर्टी है, देन दूसरी प्रॉपर्टी है बाइकॉन्केव, वो बाइकॉन्केव भी होती है, और एंड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, नॉन न्यूक्लिएटेड भी होती है, एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। अभी आपको इसका आंसर जो है वो है कॉर्पस्कल से, लेकिन कौन सी कॉर्पस्कल से, तो इरिथ्रोसाइट्स।
ये जो यूरिथ्रोसाइट्स है उसको ही हम क्या बोलते हैं, आरबीसी। अगर यूरिथ्रोसाइट नहीं दिया है तो वहां पे ऑप्शन में दिया होगा आरबीसी। तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि इसका अगर यूरिथ्रोसाइट आंसर है लेकिन यूरिथ्रोसाइट्स को क्या बोलते हैं, आरबीसी। या फिर आरबीसी नहीं दिया होगा, वहां पे दिया होगा यूरिथ्रोसाइट, तो हमको मालूम होना चाहिए आरबीसी को ही यूरिथ्रोसाइट बोलते हैं। दैट्स व्हाई यूरिथ्रोसाइट्स आर सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। देन आगे वाला क्वेश्चन तैयार होता है। यहाँ पे देखो नॉन न्यूक्लिएटेड जो जनरल पैटर्न है मैमल्स में नॉन न्यूक्लिएटेड ही होती है, लेकिन कुछ तो मैमल्स ऐसे होंगे जिनमें न्यूक्लिएटेड सेल होगी। आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होगी। दैट्स व्हाई मैं आगे वाला क्वेश्चन लिखता हूं कि यूरिथ्रोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड इन, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जगह बना देते हैं आगे पे। तो न्यूक्लिएटेड है, किस में न्यूक्लिएटेड, चार ऑप्शन हो गए, डॉग होगा, कैट होगी, रैट होगी और उसके बाद कैमल होगा। हमको आंसर मालूम होना चाहिए कैमल। कैमल में ये जो है यूरिथ्रोसाइट्स जो है वो यूरिथ्रोसाइट्स इट बिकम नॉन न्यूक्लिएटेड। कैमल्स में ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। यूरिथ्रोसाइट्स जो है वो कैमल्स में नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। तो ये जो यूरिथ्रोसाइट्स है, इस यूरिथ्रोसाइट्स को हम अगर यानी आरबीसीज को या इस कॉर्पुस्कल्स को हमको प्लाज्मा से अलग करना है, ब्लड से अलग करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स व्हाई हमारा क्वेश्चन होगा कि कॉर्पुस्कल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड बाय विच प्रोसेस और बाय द प्रोसेस। इसलिए पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि कॉर्पुस्कल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड बाय, उस प्रोसेस का हमको नाम लिखना है, बाय डैश डैश प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस वो होने वाली है। तो अभी देखो आप जब ह्यूमन जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने वाली लैब होती है, ब्लड का एनालिसिस जहाँ पे होता है, पैथोलॉजिकल लैब जो होती है, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। अभी ये सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में ब्लड का सैंपल लोड करते हैं और उसको 5000 आरपीएम 10,000 आरपीएम पे उसका रोटेशन होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उसके बाद ब्लड का जो है ब्लड स्मीयर में से वो जो कॉर्पुस्कल्स है वो नीचे बॉटम में इकट्ठा हो जाती है और जो प्लाज्मा है वो जो प्लाज्मा हम उसका जो स्ट्रॉ कलर्ड प्लाज्मा है वो प्लाज्मा क्या होता है ऊपर वाले भाग में आ जाता है। इस प्रकार से सेंट्रीफ्यूज मशीन में, सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट में वो होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। कॉर्पुस्कल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। अभी ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि ब्लड कॉर्पुस्कल्स जो है वो ब्लड से सेपरेट की जाती। और अभी एक लास्ट वाला आज का जो क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, द ब्लड कंस्टिट्यूट डैश डैश ऑफ द टोटल बॉडी वेट। अभी देखो ब्लड तो है एज एन एवरेज जो डेवलप पर्सन है उसमें 5 लीटर ब्लड्स बिकम प्रेजेंट, उसमें 5 लीटर ब्लड होता है। तो ये जो 5 लीटर या अप्रोक्सीमेटली जो ब्लड है उसका अगर हम अपने बॉडी वेट से कंपेयर करें तो कितना वेट आता है, ये क्वेश्चन है। द ब्लड कंस्टिट्यूट डैश डैश ऑफ द डैश डैश परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, बाद में आपको ईजी होता है वो। द ब्लड कंस्टिट्यूट डैश डैश परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट। जो बॉडी वेट है उसके प्रोपोर्शन में ब्लड का प्रोपोर्शन या कितना होता है। द ब्लड कंस्टिट्यूट 8%, नियर अबाउट 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट के 8% जो है वो क्या होता है, ब्लड होता है।
ये था हमारा सर्कुलेशन का पार्ट 2। इसमें हमने 10 क्वेश्चन स्टडी किए 11 से लेके 20 तक। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम क्विक रिकैप करते हैं। ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड कॉर्प्यूस्कल्स। Proportion of the plasma in the blood is dash dash percent 55%. Proportion of the corpuscles in the blood is dash dash percent 45%. Dash dash is straw colored, slightly alkaline and viscous fluid. Plasma becomes straw colored, slightly alkaline and viscous fluid. 50 number का क्वेश्चन, plasma constitute 90 to 92% of water, 8 to 10% of solute, most of which are dash dash प्रोटीन्स होते हैं वो मोस्टली। रेड ब्लड कॉर्पिस्कल आरबीसीज आर आल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स। देन इरिथ्रोसाइट्स, दीज इरिथ्रोसाइट्स आर सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। अगर इरिथ्रोसाइट्स न्यूक्लिएटेड है, इरिथ्रोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड इन कैमल। कॉर्प्यूस्कल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही इसका आंसर है। द ब्लड कंस्टिट्यूट डैश डैश % ऑफ द टोटल बॉडी वेट, 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। अगर आपको लिखना है नोटबुक में तो ये जो क्वेश्चन है वो आप लिख के रख सकते हो स्टडी के लिए। तो आज हमारा इतना ही था। आज के 10 क्वेश्चंस याद रखो, उसको याद करो। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू टू वॉचिंग दिस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।